कमांडो विक्रम के इशारे पर इंस्पेक्टर नसीर अहमद को उठा लिया गया। उसे एक गुप्त कमरे में ले जाया गया। कमांडो विक्रम अपना पिस्टल लहराते हुए इंस्पेक्टर नसीर से बोलते हैं कि सच सच बता दे, मैं तुम्हें आसान मौत देने की कोशिश करूंगा। नसीर अहमद हकलाते हुए बोलता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। तभी कमांडो विक्रम का पिस्टल गरजता है दाएं और उस धमाके के साथ इंस्पेक्टर नसीर अहमद की चीख गूंजती है, क्योंकि कमांडो विक्रम ने उसका एक घुटना तोड़ दिया था। कमांडो विक्रम फिर से पिस्टल लहराते हुए बोलते हैं, अब भी वक्त है, बता दे। इंस्पेक्टर नसीर बोलता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। तभी दूसरा धमाका होता है दाएं और नसीर अहमद का दूसरा घुटना भी टूट जाता है। कमांडो विक्रम गुस्से में बोलते हैं, ये लास्ट वार्निंग है, सच सच बता दे, वरना एक गोली तेरा भेजा को पार कर जाएगा। इंस्पेक्टर नसीर अहमद दर्द से छटपटाते हुए कराते हुए बोलता है कि हमें लाल किला में आरडीएक्स लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इसी के साथ फिर से एक तीसरा धमाका होता है दाएं और इंस्पेक्टर नसीर अहमद के सर के परखच्चे उड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर नसीर अहमद मर चुका था। कमांडो विक्रम उसकी लाश पर हिकारत से थूकते हुए कहते हैं, साला गद्दार देशद्रोही। और उसी वक्त इंस्पेक्टर नसीर अहमद का फोन बज उठता है। कमांडो विक्रम उसके पैकेट से फोन निकालते हैं और ऑन करते हैं। उधर से एक भद्दी सी गाली देता हुआ एक आवाज़ उभरती है, कमीने नसीर, तूने आरडीएक्स लगाया नहीं, लाल किला पर धमाका नहीं हुआ। कमांडो विक्रम कोई जवाब नहीं देते हैं, चुप उसकी बातें सुन रहे थे। सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। तभी उधर से आवाज़ आती है, साले पैसा लेने वक्त तो बहुत मुंह फाड़ता है और जब काम करने की बात आती है तो गांड फट गई। कमांडो विक्रम चुप। फिर उधर से आवाज़ आती है, साले अब क्या साफ सुन गया, बोलता क्यों नहीं, चुप क्यों है। और इसी के साथ कमांडो विक्रम फ़ोन काट देते हैं। दोस्तों, एक कहानी हमारे कल की वीडियो की थी जिसका टाइटल था दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर निकला पाकिस्तानी जासूस। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, जो हमारे चैनल पर नए प्यारे भाई आए हैं, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बड़ा ही धमाकेदार सनसनीखेज वीडियो है। और आज का वीडियो उसके आगे की कड़ी है, जो कि एक धमाकेदार खुलासा करने जा रहा है। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं दोस्तों, बस्ती की बस्ती जल जाती है, बस्ती की बस्ती जल जाती है छोटे से अंगारों से, और भारत परेशान है भारत में रहने वाले गद्दारों से। ठीक ऐसी ही कहानी आज की कहानी है। कमांडो विक्रम उस कोल को ट्रैक पे डालते हैं। उनकी टीम उस कोल का लोकेशन ढूंढने लगती है और थोड़े ही देर बाद लोकेशन उनके सामने मिल जाता है। वो पुरानी दिल्ली जामिया नगर का लोकेशन था। कमांडो विक्रम और उसकी टीम तुरंत रेड मारने के लिए जामिया नगर के लोकेशन पर पहुंचने लगती है। जामिया नगर का 10/12 का एक कमरा और लोकेशन वहीं का दिखा रहा था। कमांडो विक्रम दोबारा उस नंबर पर कॉल करते हैं इंस्पेक्टर नसीर के मोबाइल से। उधर से तत्काल तुरंत फ़ोन रिसीव किया जाता है और एक भद्दी सी गाली निकलती है, बोल साले कमीने, अब क्या है। कमांडो विक्रम बिल्कुल फुसफुसाते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ, तुमसे मिलना है। वो जोर से इसलिए नहीं बोले कि आवाज़ पहचानी नहीं जा सकती थी। तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और उसी के साथ कमांडो विक्रम एक जोरदार लात का प्रहार उसके सीने पर करते हैं। और दरवाज़ा खोलने वाले का नाम था तौसीफ अहमद। वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। वो कुछ समझता या कुछ करता या समझने वाली स्थिति में आता उससे पहले ही कमांडो विक्रम की टीम अंदर घुसती है और उसे उठा लिया जाता है। उसके रूम की तलाशी ली जाती है। कई महत्वपूर्ण नक्शे निकलते हैं जो कि दिल्ली लाल किले से संबंधित थे। उस नक्शे में दर्शाया गया था वीआईपी दर्शक कहाँ बैठेंगे और दर्शक कहाँ बैठेंगे, पीएम मोदी किधर से आएंगे किधर से जाएंगे, झंडा कहाँ फहराया जाएगा, भाषण कहाँ होगा, कौन कौन सुरक्षा एजेंसी कहाँ कहाँ रहती है। उसमें सब कुछ दिखाया गया था पॉइंट बाय पॉइंट। दोस्तों, इस नक्शे को देखकर कमांडो विक्रम के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। इतना सटीक लोकेशन, इतना सटीक जानकारी, ये तो सिर्फ अंदर वाले को पता है। ये नक्शा यहाँ तक कैसे पहुँचा। कमांडो विक्रम की टीम तौसीफ अहमद, जो कि पाकिस्तानी हैंडलर था, उसे लेकर एक गुप्त ठिकाने पर आते हैं। उसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो। पहले तो वो इधर उधर की बातें करता है, कमांडो विक्रम को उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन कमांडो विक्रम अपने पैकेट से अपना पिस्टल निकालते हैं। कमांडो विक्रम का खूंखार रूप देखकर तौसीफ अहमद की सांसें अटक जाती है। उसे कनपट्टी पर पसीना निकल आता है। वो समझ चुका था कि सारा भेद खुल चुका है, अब छिपाने से कोई फायदा नहीं। तौसीफ अहमद बताता है कि मैं एक पाकिस्तानी हैंडलर हूँ और मैं दिल्ली में रहकर पाकिस्तान के लिए स्लीपर सेल तैयार करता हूँ, जो कि हमारी मदद करते हैं और इसके बदले में मैं उसे पैसा देता हूँ। कमांडो विक्रम बोलते हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर नसीर। इंस्पेक्टर नसीर के नाम सुनते ही तौसीफ अहमद इधर उधर देखने लगता है। धीरे से पूछता है, इंस्पेक्टर नसीर कहाँ है। कमांडो विक्रम उंगली से इशारा करते हैं
72 के पास। दोस्तों ये सुनते ही तौसीक अहमद की हालत ख़राब हो जाती है। कमांडो विक्रम बोलते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, सच सच बता ये नक्शा तुम्हें कहाँ से मिला। तौफीक अहमद चुप हो जाता है, लेकिन उसी वक्त कमांडो विक्रम का पिस्तौल गरजता है दाएं और तौसीफ अहमद का भी घुटना टूट जाता है। वो कुर्सी समेत पीछे गिर पड़ता है। कमांडो विक्रम गरजते हुए बोलते हैं कि मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, जल्दी से बताइए नक्शा तुम्हें किसने दिया। तौसीफ अहमद अभी कुछ बताता या कुछ बोलता उससे पहले ही कमांडो विक्रम का गन फिर से गरजता है दाएं, फिर से एक गोली चलती है और दूसरा घुटना भी टूट जाता है। लेकिन तौसीफ अहमद में इतना ताव सहने की हिम्मत नहीं थी। वो टूटी आवाज़ में लहराते हुए लड़खड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हारे विभाग में कई गद्दार भरे पड़े हैं और ये नक्शा एक पुलिस वाले ने दिया है जो कि एक अधिकारी है। कमांडो विक्रम उससे नाम पूछते या और कुछ पूछते इससे पहले ही वो मर चुका था। कमांडो विक्रम के साथ एक अधिकारी खड़ा था। वो रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है कि हमने तो समझा था कि नसीर के साथ साथ ही ये गद्दारी की कहानी खत्म हो गई, लेकिन यहाँ तो कहानी से कहानी निकल रही है। न जाने इस देश में कितने गद्दार भरे पड़े हैं। दोस्तों सारी बात सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को बताई जाती है और अजीत डोभाल जी गृह मंत्री अमित शाह तक ये बात पहुंचा देते हैं। एक गुप्त मीटिंग होती है और आनंद फानंद में निर्णय लिया जाता है इस गद्दारी की जड़ तक पहुंचो। अजीत डोभाल जी काफ़ी गुस्से में थे और कमांडो विक्रम को आदेश देते हैं कि 15 अगस्त लाल किला से संबंधित जितने भी लोग वहाँ डिटेल थे, बड़े बड़े अधिकारी जिनके पास ये जानकारियाँ थी, किस किस अधिकारी ने सुरक्षा क्षेत्र का निरीक्षण किया था, किनके पास संवेदनशील जानकारी थी, सबका डेटा खंगालो, सबके ऊपर गुप्त निगरानी लगा दो। दोस्तों फिर क्या था, कई खुफिया विभाग के लोग, जितने भी ऑफिसर, जितने भी अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हों या बड़े अधिकारी हों, सबके पीछे खुफिया विभाग लग जाती है। 24 घंटा उनकी निगरानी होने लगती है। मामला सब कुछ समान चल रहा था, लेकिन एक पुलिस का अधिकारी जो कि पुलिस में शायद डीएसपी था, उसका नाम था डीएसपी जावेद अंसारी, उसके ऊपर शक की सुई जाती है क्योंकि कई दिन से वो ऑफिस नहीं आ रहा था, अपनी ड्यूटी पे नहीं आ रहा था और बहाना बनाया था कि वो बीमार है। लेकिन जो उसकी निगरानी टीम के लोग थे वो बताते थे कि नहीं, जावेद अंसारी बीमार नहीं है, बल्कि इन दिनों कई बार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का चक्कर काट चुका है और एक हॉस्पिटल से अपनी बीमारी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है। जब उस डॉक्टर पर दबिश दी जाती है, उसके कानों में कमांडो विक्रम पिस्टल लगाते हैं तो डॉक्टर थूक निकलता हुआ सब कुछ सच सच बता देता है कि डीएसपी साहब को कुछ भी नहीं हुआ है, इन्होंने फर्जी रिपोर्ट हमें डरा धमका कर बनवाया है। दोस्तों डीएसपी जावेद अंसारी की सारी पोल खुल गई थी। वो अपनी टीम वाले को बोलते हैं इसके ऊपर 24 घंटा नजर रखना और कमांडो विक्रम इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं। वहाँ पहले से ही अजीत डोभाल जी का फ़ोन पहुँच चुका था कि कमांडो विक्रम का सपोर्ट करना है, जो कहे, जो जानकारी मांगे उसे देना है। कमांडो विक्रम को पहुँचते ही सारी जानकारी उसे मिल जाती है कि डीएसपी जावेद अंसारी यहाँ से बांग्लादेश भागना चाहता था क्योंकि बांग्लादेश के रास्ते वो पाकिस्तान जाना चाहता था। कमांडो विक्रम सब समझ जाते हैं कि अब ये बीमारी नहीं बल्कि देश छोड़ने की तैयारी है। सारा रिपोर्ट अजीत डोभाल तक पहुँचता है और तुरंत उसके बैंक अकाउंट की इंक्वायरी की जाती है। उसके अकाउंट में बहुत मोटा रकम आया हुआ था। अब सबको समझते देर नहीं लगती है कि देश का गद्दार यही है, इसने नक्शा तौसीफ को दिया था। अजीत डोभाल जी बैंक को फ़ोन करके तत्काल उसे अकाउंट को फ्रीज करवा देते हैं और ये बात डीएसपी तक कानों कान नहीं पहुंचती है और वो देश छोड़ने की तैयारी करने लगा था। रात को करीब 12 बजे के आसपास वो अपने पाकिस्तानी हैंडलर को फ़ोन करता है। अब बोलता है मैं 1-2 दिन में बांग्लादेश निकलूँगा, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा। दोस्तों उस हैंडलर का एक कड़ा सा संदेश आता है और लगभग डांटते हुए बोलता है कि तुम अपनी बांग्लादेश में रहने की व्यवस्था कर लेना या तुम्हारी मर्जी, जहाँ जाना चाहो जाओ, लेकिन गलती से भी पाकिस्तान आने की कोशिश नहीं करना। दोस्तों ये सुनते ही डीएसपी जावेद को झटका लगता है। डीएसपी जावेद बोलता है इंस्पेक्टर नसीर मारा जा चुका है, अगर उसने मेरा नाम ले लिया होगा या मेरा भेद खुल जाएगा तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। ये सुरक्षा एजेंसी वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे जिंदा दफन कर देंगे। अब एक ही सहारा है पाकिस्तान का और तुम लोग मेन वक्त पर धोखा दे रहे हो। उधर से पाकिस्तानी हैंडलर कड़े शब्दों में चेताता है तुम्हारे चक्कर में हम इंटरनेशनल इशू नहीं बनेंगे, खबरदार जो पाकिस्तान आने की कोशिश की। डीएसपी जावेद भी गुस्सा हो जाता है। अब बोलता है जब तुम लोग काम निकलवाना होता है उस वक्त तो लंबे चौड़े वादे करते हो, सुरक्षा का आश्वासन देते हो, लेकिन जैसे मैं भी फंस गया हूँ तो पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। उधर से पाकिस्तानी हैंडलर बोलता है तुमने जो किया उसके बदले तुम्हें मुँह मांगा पैसा दिया गया, अब हमारा काम खत्म और रिश्ता भी खत्म। और ये कह के वो पाकिस्तानी हैंडलर उसका फ़ोन काट देता है, उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है।
और तुरंत तत्काल अपने पाकिस्तानी स्लीपर सेल को फ़ोन करता है कि डीएसपी जावेद का कहानी ख़त्म करो, ये कुछ ज़्यादा ही मुंह फाड़ रहा है, इसकी वजह से हम सब फंस जाएंगे। दोस्तों फिर क्या था, 1 घंटे बाद ही रात के करीब 1 बजे एक व्यक्ति उसके घर आता है। अब बोलता है जावेद साहब आपके लिए एक मैसेज है। डीएसपी जावेद पूछता है क्या मैसेज है। तभी वो व्यक्ति पैकेट में हाथ डालता है और उसके बाद उसके हाथों में पिस्टल नजर आने लगता है। डीएसपी जावेद कुछ समझता या कुछ करता, उसी वक्त दाएं दाएं का 2 धमाका होता है और दोनों गोली डीएसपी जावेद के सीने में लग जाती है। डीएसपी जावेद अपने सीने को पकड़ता हुआ धड़ाम से जमीन पर गिर चुका था। अब वो मर चुका था। उसके अंदर रूम से उसकी वाइफ भागते हुए आती है। तभी वो पाकिस्तानी स्लीपर सेल एक गोली उसके वाइफ के सिर पर मारता है। वो भी धड़मड़ा के वहीं गिर जाती है और मर जाती है। तभी बाहर निगरानी कर रहे सुरक्षा एजेंसी वाले तुरंत कमांडो विक्रम को फ़ोन करते हैं कि सर डीएसपी जावेद के घर में गोलाबारी चल रही है, धमाके की आवाज़ आ रही है। कमांडो विक्रम तुरंत बोलते हैं कि मैं भी इसी एरिया में हूँ, तुम उसके घर के अंदर जाने की कोशिश करो, मैं पहुँचता हूँ। वो खुफिया विभाग वाला उसके घर पहुँचता है। तब तक कमांडो विक्रम भी वहाँ पहुँच जाते हैं। डीएसपी जावेद और उसकी पत्नी की लाश वहाँ पड़ी हुई थी। कमरे में सन्नाटा था और कोई भी नहीं था। पूरे घर की तलाशी ली जाती है लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिलता है। हाँ, एक खिड़की खुला हुआ था। कमांडो विक्रम समझ जाते हैं कि जो भी हत्यारा था वो भाग चुका है और इनके पकड़ से दूर हो चुका है। दोनों पति पत्नी की लाश को उठाया जाता है। कमांडो विक्रम बोलते हैं कि देख लो, जिसके लिए इसने अपनी नौकरी से गद्दारी की, अपने देश से गद्दारी की, अपने वतन के लोगों से गद्दारी की, उसी ने इसे मौत के घाट उतार दिया। और पुलिस महकमा में एक छोटी सी खबर आती है कि डीएसपी जावेद अपने पर्सनल प्रॉब्लम के कारण खुदकुशी कर लिया और अपने साथ अपनी पत्नी को भी मार गिराया और कहानी खत्म। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी पर? एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और देश से गद्दारी करने वाले का क्या इलाज होना चाहिए, क्या सज़ा होनी चाहिए, ये जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।